Hello everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you people are doing great. सब लोगों ने पिछले लेक्चर्स को अच्छे से कवर अप कर लिया है एंड उनसे रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं. तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग लास्ट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत छोटा सा टॉपिक है एंड इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं, बट वी हैव टू स्टडी दिस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं. तो देखो, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन्स अ सेंट्रल मेटल एटम. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है या फिर एक आयन होता है जो कि सराउंडेड होता है बाय अ नंबर ऑफ oppositively charged ions or the neutral molecules. ठीक है, these ions or molecules rebonded to metal atom और ion by a coordinate bond. और coordination compounds के अंदर आपके पास coordinate bond का formation होता है. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आपके पास K4FeCN6. तो देखो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, Fe. ठीक है, ये आपका CMA है और CMA के चारों तरफ कुछ ना कुछ आयंस हैं अपोजिटली चार्ज. दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट डबल सॉल्ट्स. व्हेन टू सॉल्ट्स इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो आर क्रिस्टलाइज्ड टुगेदर फ्रॉम देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे आर कॉल्ड डबल सॉल्ट्स. देखो, डबल सॉल्ट्स क्या होता है कि दो सॉल्ट्स को आप सिमिलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के अंदर क्रिस्टलाइज करते हो. ओके, तो ऐसे सॉल्ट्स को बोला जाता है डबल सॉल्ट्स. डबल सॉल्ट्स का एग्जांपल है FeSO4.NH4 2SO2SO4.6H2O. ठीक है, और डबल सॉल्ट्स की खास बात क्या होती है कि ये फर्दर पानी के अंदर जाके डिसोसिएट हो जाते हैं. ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ नेक्स्ट वी मूव टू कोऑर्डिनेशन एंटिटी. कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है. तो देखो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स. देखो, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ ना कुछ ऐसी एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास या सेंट्रल मेटल आयन के पास एक फिक्स नंबर में आयंस या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, अब ये फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये किस चीज पे डिपेंड कर जाएंगे कि मॉलिक्यूल्स कैसे स्टेबल हो रहा है. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल एटम की. तो सेंट्रल मेटल एटम की बात की जाए अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो जो एटम और आयन होता है टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आर बाउंडेड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन. मतलब CMA क्या होता है, CMA एक ऐसा एटम होता है जिसके चारों तरफ बाकी अदर एटम्स एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के अंदर अरेंज होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है Fe. Fe क्या है, Fe आयरन है और आयरन क्या है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट लिगेंड्स. लिगेंड्स की जब आप बात करते हो तो अ मॉलिक्यूल, आयन और ग्रुप that is bonded to the metal atom or ion in a complex or coordination compound by a coordinate bond is called as ligand. ठीक है, लिगेंड्स आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अगर हम लोग, तो लिगेंड्स में आपके पास आ जाते हैं जैसे कि न्यूट्रल वाटर हो गया आपके पास. न्यूट्रल लिगेंड की अगर आप बात करते हो तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट है. नेगेटिव के अंदर आपके पास CN- है और पॉजिटिव के अंदर आपके पास NO+ है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द डोनर एटम. डोनर एटम की जब आप बात करते हो तो एन एटम ऑफ लिगेंड attached directly to the metal is called donor atom. An atom of a ligand मतलब एक ligand का ऐसा एटम जो कि मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच है, उससे आप क्या बोलोगे, डोनर एटम. तो ये देखो एग्जाम्पल, इन द कॉम्प्लेक्स K4FeCN6. इस Fe सेंट्रल मेटल एटम के साथ कौन डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली अटैच है आपका Cn. तो Cn इज अ डोनर एटम. ठीक है, अब
अब जो CN है आपका वो एक एम्बिडिएंट लिगेंड की तरह काम करता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एम्बिडिएंट लिगेंड की तरह काम करता है। एम्बिडिएंट लिगेंड का मतलब क्या होता है कि एम्बिडिएंट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो कि दोनों साइड से अप्रोच कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एम्बिडिएंट लिगेंड है ये कार्बन की तरफ से भी रिएक्ट कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी रिएक्ट कर सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू विच अ मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखो, कॉम्प्लेक्स है आपके पास K4FeCN6। इसके अंदर अगर आपको सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है तब क्या देखोगे, नंबर ऑफ लिगेंड जो कि डोनर एटम के साथ अटैच है। तो कितने हैं यहाँ पे 6, तो कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब हम बात करते हैं अबाउट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? द सेंट्रल एटम और आयन एंड द लिगेंड attached to it are enclosed in a square bracket and are collectively termed as the coordination sphere। देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड और उसके साथ साथ जो भी बाकी के आपके साथ अटैच एटम्स होंगे वो सभी के सभी मिलके कोऑर्डिनेशन स्फीयर का प्रोडक्शन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल देखो, K4FeCN6, FeCN6 पे चार्ज है 4- इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपके पास लार्ज ब्रैकेट जरूर देखने को मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अबाउट डेंटिसिटी, तो द नंबर ऑफ लाइगेटिंग लिंकिंग एटम्स प्रेजेंट इन अ लिगेंड इज कॉल्ड इट्स डेंटिसिटी। ठीक है, यूनिडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड आप बोल सकते हो, या फिर बाइडेंटेट लिगेंड हो गया, पॉलीडेंटेट लिगेंड हो गया, ये इसके कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। यूनिडेंटेट लिगेंड की अगर आप बात करते हो तो ये ऐसे लिगेंड्स होंगे जिनके पास केवल और केवल एक ही डोनर एटम मौजूद होगा। क्या होगा? सिंगल एक डोनर एटम प्रेजेंट होगा जो कि बॉन्डेड होगा टू दी मेटल एटम, और इसे आप नाम दे देते हो यूनिडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CN- एज वेल एज H2O। डाइडेंटेट लिगेंड की अगर हम बात करते हैं, द लिगेंड्स व्हिच कंटेन्स टू डोनर एटम और आयंस थ्रू विच दे आर बॉन्डेड टू दी मेटल आयन। मतलब डाइडेंटेट, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, बाइडेंटेट। मतलब यहाँ पे डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे डेंटिसिटी 2 हो गई। दैट मीन्स यहाँ पे जो लिगेंड होगा उसके पास 2 डोनर एटम मौजूद होंगे। एग्जाम्पल की बात की जाए अगर बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट लिगेंड की, तो एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है इथाइलिन डायअमीन। ठीक है, हैज 2 नाइट्रोजन एटम्स। और दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है आपके पास ऑक्सिलेट आयन, जिसके पास 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं जो कि बाइंड कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। थर्ड हम बात करते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनकी डेंटिसिटी 1 या 2 से ज्यादा है। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड इज योर इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट, जिसे आप EDTA के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है पॉलीडेंटेट लिगेंड का। इट इज एन इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लिगेंड। कैसा है ये? हेक्साडेंटेट है। इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम टू अ सेंट्रल मेटल एटम। ये पॉइंट आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करते हैं अबाउट चीलेटिंग कंपाउंड्स या फिर चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस की, तो ये क्या होते हैं? तो देखो, एन इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्स इन विच देयर इज अ क्लोज रिंग ऑफ एटम्स। एक ऐसा मेटल कॉम्प्लेक्स, इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्स जहां पे क्लोज रिंग है किसी भी एटम की, caused by the attachment of a ligand to a metal atom at the 2 points। एग्जाम्पल की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म बिटवीन इथाइलिन डायअमीन एंड क्यूप्रिक आयन इज दिस। ठीक है, अब आपके पास आ गया एम्बिडिएंट लिगेंड। एम्बिडिएंट लिगेंड मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो कि 2 डिफरेंट एटम के साथ लिंक कर सकते हैं। मतलब जैसे कि SCN आपका CN वाली साइड से भी रिएक्ट कर सकता है, सल्फर वाली साइड से भी। इसके अलावा आपके पास CN हो गया, ये भी कार्बन की तरफ से भी और नाइट्रोजन की तरफ से भी लिंक कर सकता है। लिगेंड्स which can ligate or link through 2 different atoms present in it are called ambidient ligands।
अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आ जाती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, दैट इज योर वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो देखो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या बोलती है। वर्नर वाज एबल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स। वर्नर ने हमें एक्सप्लेन किया था कि बॉन्डिंग किस तरीके से होती है कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। उसके कुछ पोस्टुलेट थे, वो हम लोग स्टडी कर लेते हैं। मेटल शोज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैलेंसीज। एक मेटल के पास हमेशा दो तरीके की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंड पॉइंट है द आयंस ग्रुप्स बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेटियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट होता है जितने भी आपके पास आयंस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जो कि बाउंडेड होते हैं विद द सेकेंडरी लिंकेजेस ऑफ द मेटल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स। The most common geometrical shape in coordination compounds are octahedral, square planar and tetrahedral। ये most common geometrical shapes हैं जो कि coordination compounds बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, दिस वैलेंसी इज नॉर्मली आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा आयनाइजेबल वैलेंसी होती है। इट इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो होता है सेंट्रल मेटल के ऊपर उसके बराबर होती है। These valencies are satisfied by negatively charged ions। और ये वाली जो वैलेंसीज होती हैं प्राइमरी वैलेंसी, ये हमेशा सेटिस्फाइड होती हैं by the negatively charged ions। एग्जाम्पल की बात की जाए इन CrCl3 द प्राइमरी वैलेंसी इज 3। प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 के बराबर हो गई, ठीक है। इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। और आप प्राइमरी वैलेंसी को सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के भी कैलकुलेट कर सकते हो। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, सेंट्रल मेटल एटम की, ओके। देखो अगर हम लोग CrCl3 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो कैसे निकालोगे, आपको पता है क्रोमियम की हमें निकालनी है क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसे आपने ले लिया X। अब एक Cl का चार्ज कितना होता है, -1, वैलेंसी कितनी होती है -1, तो 3 की कितनी हो गई -3 इज इक्वल्स टू हमने डाला 0, तो X की वैल्यू आ गई आपके पास 3। दैट मीन्स क्रोमियम की यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो गई, 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है दिस इज नॉन आयनाइजेबल। द सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल्स the number of ligand atom coordinated to the metal. It is also called the coordination number of the metal. It is commonly satisfied by the neutral and negatively charged, sometimes by the positively charged ligands. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए अबाउट सेकेंडरी वैलेंसीज। अब हमारे पास दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। नंबर 1 होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड नंबर 2 हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इन विच मेटल और आयन इज कोऑर्डिनेट बॉन्डेड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम। ये ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे जहां पे केवल और केवल एक ही तरीके के डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे। देखो यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आपके पास NH3 अमोनिया है, ठीक है, जिसके 6 आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेजेंट है, ठीक है। वहीं अगर आप हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हो तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जहां पे मेटल और आयन इज कोऑर्डिनेट बॉन्डेड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम। यहाँ पे एक से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे। देखो यहाँ पे Cl2 है और NH3 होल 4 है। दैट मीन्स यहाँ पे क्लोरीन भी आपका डोनर एटम की तरह काम करेगा और NH3 भी। यहाँ पे देखते हो तो आपके पास NH3 होल 5 और Br2+, ये दोनों ही आपके क्या करेंगे, डोनर एटम की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए चलिए तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिटेल मैनर के अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। देखो
आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि आपका केवल और केवल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है, बस स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म in which molecules with the same molecular formula have atom bonded together in different orders। मतलब इनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो वी हैव आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसका मतलब होता है इट अराइजेस व्हेन द काउंटर आयन इन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल लिगेंड एंड कैन डिस्प्लेस अ लिगेंड व्हिच कैन देन बिकम द काउंटर आयन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स होगा, उसके अंदर जब आपके पास दो तरीके के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे तो टेंडेंसी रखते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर इस तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे CONH3 5Br SO4, फिर CONH3 5SO4Br। यहाँ पे देखो इन दोनों का इंटरचेंज हो गया, कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है, आयनाइजेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वी हैव सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू क्लासिफाई। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के अंदर आपके पास एक सॉल्वेंट गिवन होगा एंड जनरली आपको यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे वाटर देखने को मिलेगा, इसीलिए आप इसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोल देते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास लिंकेज आइसोमेरिज्म। इट अराइजेस इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडिएंट लिगेंड्स। लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, एम्बीडिएंट लिगेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। इन द आइसोमेरिज्म अ लिगेंड कैन फॉर्म लिंकेज विद द मेटल थ्रू द डिफरेंट एटम्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो ये आइसोमेरिज्म तब अकर करता है जब इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स होता है बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज ऑफ द डिफरेंट मेटल एटम्स प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स। फिर आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर भी आपके पास दो तरीके आ जाते हैं, जियोमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हो तो इट अराइजेस इन अ हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हो तो ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग अभी के लिए एक जनरल सिनॉप्सिस ले रहे हैं। इस चैप्टर के ऊपर आपको बेसिक एक पूरा आप बोल सकते हो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए जाएंगे, तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे टर्म्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटल एटम और आयन under influence of ligand can use its n-1d orbital, ns orbital, np orbital, ns, np and nd orbitals for the hybridization to yield a set of equivalent orbitals of the definite geometry such as octahedral, tetrahedral and square planar complexes। ठीक है, तो VBT आपको क्या बताती है कि VBT जो होती है उसके अंदर आप लोग बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने वाले हो, जो कि आप लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी पढ़ चुके हो। ओके, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आता है आपके पास तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3 और शेप हो जाती है टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना आता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको पता है एंड शेप उसके बेसिस पे आपको टेबल के अंदर गिवन है। तो इस टेबल की मदद से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन भी काउंट कर सकते हो और शेप भी पता कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर के अंदर। If it has unpaired electrons and diamagnetic if all the electrons in coordination compounds are paired। तो देखो अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे पैरामैग्नेटिक नेचर प्रेजेंट होगा, और अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वहां पे डायमैग्नेटिक नेचर प्रेजेंट होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर आप बात कर लेते हैं तो आप लोग उसे कैलकुलेट कर सकते हैं μ = n इंटू n+2 की मदद से, जहां पे n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके,
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर गाइस। आज के लेक्चर के अंदर हमने जनरल टर्म्स सीखी हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर आपको एक स्पेसिफिकली एक अलग से प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा जिसके अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड ऑन करेंगे जो कि इस लेक्चर में आपको नहीं बताई गई हैं। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं अपना, एज वेल एज माइंड मैप्स का सेकेंड एडिशन अमेजॉन एज वेल एज फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।